लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद है कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे, क्योंकि पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए हमें सबसे ज्यादा जिन आदात को अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत होती है वो है एक तो बर्दाश्त और दूसरी रवादारी के साथ पेश आना है। क्योंकि जो इंसान बर्दाश्त करना सीख लेता है ना, उसे जिंदगी में कोई ताकत नहीं हरा सकती। और हम में से अक्सर लोग आपने देखा होगा कि अपनी ये खूबी बयान करते हुए नजर आते हैं कि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। जनाब ठीक बात तो हर कोई बर्दाश्त कर लेता है, असल इम्तिहान ही तब आता है जब आपने नापसंदीदा बात को बर्दाश्त करना होता है और यही असल इम्तिहान होता है। तो ये इसलिए आपकी खूबी कम और खामी ज़्यादा पाई जाती है आपके अंदर। और एक और चीज़ जो हम सब ने, मैंने तो बहुत ज़्यादा नोट की है, आप लोग भी नोट कीजिएगा कि जिन लोगों में बर्दाश्त और रवादारी की आदत ज़्यादा पाई जाती है ना, वो बहुत काम होते हैं और बहुत पुरसुकून नज़र आते हैं। इस्तराब नहीं पाया जाता उनकी ज़िंदगियों में, उनकी पर्सनालिटी के अंदर। इसलिए हमें ज़िंदगी में अगर सुकून चाहिए ना, तो हमें सब्र, बर्दाश्त और रवादारी की आदत अपनानी चाहिए। और मेरा ख्याल भी यही है कि अगर हम ओवरऑल सोसाइटी के रवैये की अगर आज बात करें तो ये जो एलिमेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ ये मिसिंग है और हमारा बिहेवियर इतना अग्रेसिव होता जा रहा है जिसका निशाना ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल बनती जा रही है। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा पैदा होते जा रहे हैं जो मुआशरे के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में दरगुजर करना सीखना चाहिए, अपनी ज़िंदगियों को भी पुरसुकून बनाना चाहिए और दूसरों के लिए भी एक जो राह है उसको हमवार करना चाहिए, ना कि मुश्किलात उनके रास्ते में अटकानी चाहिए, रोड़े अटकाने चाहिए जो कहते हैं ना। इसलिए कहते हैं जनाब के जो आप दूसरों के लिए करेंगे वो ही पलट कर आपके लिए वापस आएगा। तो आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने अंदर बर्दाश्त, अपने अंदर सबसे पहले बर्दाश्त पैदा करनी है, रवादारी, दरगुजर करना सीखना है। तभी हम अपने सुकून के लिए भी अच्छे साबित होंगे और दूसरों के ज़िंदगी में भी सुकून का बाइस बनेंगे। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं बड़ी हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। और आज भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन करनी है। कुछ मुआशरे के हवाले से बात करेंगे, कुछ इश्यूज़ होंगे शहर लाहौर के जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ेंगे। जनाब सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से और आज हमने बात करनी है कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ होती जा रही है, इतने हम लोग मगन हो गए हैं या हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा कम होता है कि हम अपना रहन सहन चेंज करते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तब्दील होता जा रहा है। वक्त एक ऐसा भी था जब हमारी माएँ सुबह सुबह उठती थी, अभी भी उठती हैं, बहुत घरों में उठती हैं कि सुबह उठ के जैसे सरसों का साग, साथ मकई की रोटी बनाई जाती थी, साथ मक्खन ऊपर लगाया जाता था और घरों में नाश्ते का एक प्रॉपर एहतमाम किया जाता था और सब साथ बैठकर नाश्ता करते थे। अब ना वो दौर रहा है और ना किसी के पास इतना वक्त रहा है। अब जिंदगी इतनी तेज हो गई है, इतनी मसरूफ होती जा रही है कि इंसान ना अपने लिए ही थोड़ा सा वक्त निकाले तो जनाब बड़ी गनीमत की बात है। और ऐसे में सेहत का ख्याल भी नहीं रखा जाता है हम लोगों से और ग़िज़ाइयत से खाली जो अशिया होती हैं वो ज़िंदगी का हमारा हिस्सा बन जाती हैं। और खाने की अगर बात की जाए तो हम इस मामले में गोरों की भी भरपूर तकलीद करते हैं और अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स अपनाते हैं। एक बहुत ट्रेंड चलता है आजकल कि सुबह नाश्ते में बच्चे हों या फिर बड़े हों हमने सीरियल्स खाने, और ये सबके लिए बहुत आसान तरीका है कि अगर जनाब सीरियल्स लेकर आएँ, दूध डालें और खा के आराम से निकल जाएं। और अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं भी यही प्रेफर करूंगी कि जनाब जल्दी जल्दी कुछ हल्का फुल्का से खा लूं और वो भी बहुत कम वक्त होता है क्योंकि सुबह तैयार होना होता है और निकल जाना है फिर ऑफिस के लिए। तो सही बात है कि कम वक्त में पेट भी भर जाए तो क्या हो जाता है। लेकिन यहाँ एक नुक्ता फिर बहुत से लोग ये भी उठाते हैं कि जनाब जो आदत हमने अपना ली है ये हमारी सेहत के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। आज के शो में भी हम इसी पर बात करेंगे कि कौन से सीरियल्स हैं जो हमारे लिए हेल्दी
हो सकते हैं? क्या ये जो हम लोग रोटी खाते हैं या अनाज या आटे की तरह ये ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं या नहीं है? इनके कितने नुकसान हो सकते हैं? हमें कितने क्वांटिटी में हमें खाने चाहिए, या रोज़ाना के तौर पर जो हम खा रहे होते हैं उससे कितना नुकसान हमें हो सकता है? सारा फारूकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सारा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? माशाल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, जैसे मैंने बात की कि हमारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई हुई है, हर कोई इतनी दौड़ में शामिल होता है कि हम लोग चले जाएं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, खा पी भी लें, लेकिन वो जो एक कह लें कि ग़िज़ाइयत से भरपूर जो मील्स होते हैं ना, वो हमारे इनटेक करना बहुत मुश्किल हो गए हैं कि आराम से एहतमाम से बैठ के खाएं, प्रॉपर नाश्ता लगाओ दस्तरखान पे फिर खाएं। तो ये जो हम शॉर्टकट्स पे आते जा रहे हैं, सीरियल्स खा रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ जिस पर आज हमने बात भी करनी है, क्या ये प्रैक्टिस सही है हमारी? देखिए, डिपेंड करता है कि आप वो जो शॉर्ट टर्म चीज़ें ले रहे हैं वो क्या चीज़ है। अच्छा। उस पर डिपेंड करता है। अगर तो आप सीरियल्स की सिर्फ बात कर रहे हैं कि सीरियल्स का हम इंटेक करते हैं, डिपेंड करता है सीरियल आपने बनाया किस तरह से। अच्छा। अब होता है इस तरह से है कि हम लोग जो मार्केट से लेके आते हैं सीरियल्स, जो आपने सिर्फ दूध में डाला और वो बन जाता है, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बहुत कम होती है। रीज़न बीइंग, अगर आप कभी उस पर रीड करें, फ्रंट पे लिखा हुआ होता है हेल्दी, न्यूट्रिशियस और बहुत सारी मिसलीडिंग इस तरह की बातें लिखी हुई होती हैं। वो सिर्फ आपका, जिसे कहते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लिखी होती हैं। आप कभी उस कार्टन को बैक साइड से अगर पढ़ें तो न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे हुए होते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है उसमें कितना शुगर है, कितने कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, फैट्स कितना है, और नीचे जहाँ पे लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वो लाजमी रीड किया करें, क्योंकि जो बिल्कुल स्टार्टिंग के जो इंग्रेडिएंट्स उस पर मेंशन हुए होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी स्टार्टिंग में अगर आपको नज़र आ गया कि इसमें शुगर एडेड है, दैट मीन्स कि उसमें बहुत अमाउंट में शुगर एडेड है। तो आप ये देखें कि हम लोग अराउंड जो हम लोग 1 सर्विंग भी लेते हैं उसमें भी बेतहाशा अमाउंट जो है वो शुगर की एडेड होती है। तो उससे आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू वैसे ही डिक्रीज़ हो जाती है। अगर वो सीरियल आपको ये भी कह रहा है कि ये लो फैट है, इट डजंट मैटर, क्योंकि आपने शुगर का इतना इंटेक कर लिया, आपकी बॉडी में फैट्स तो वैसे ही इंक्रीज़ हो ही जाएगा, क्योंकि वो जो शुगर है इवेंचुअली उसने आपकी बॉडी में, जिसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल्स जो है वो बढ़ा देते हैं, और इससे फिर ये है कि फ़ैट कंटेंट भी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा, वेट भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये है कि उसमें कोई हेल्थ बेनिफिट। लेकिन हम लोगों का तो माइंडसेट ही बना ना कि हमने अगर वेट लूज करना है तो हम सीरियल्स पे कन्वर्ट हो जाते हैं। सुबह हमने पराठे नहीं खाने, रोटी नहीं खानी, सब कुछ छोड़ देना है, तो ऐसे सिर्फ दूध में जो सीरियल्स डाल के अब उसमें डिपेंड करता है सीरियल्स आप कौन से वाले ले रहे हैं। आपको मार्केट में डिफरेंट नेम से सीरियल्स आपको मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें जैसे ब्रांड सीरियल्स भी होते हैं बहुत सारे। अब ब्रांड सीरियल्स में ये है कि उनमें फाइबर की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, ज़रा ज़्यादा होती है, और उसमें आपने ये भी देखना होता है कि शुगर की क्वांटिटी उसके अगेंस्ट कितनी है। शुगर की एक सर्विंग में जो क्वांटिटी होनी चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 5 to 6 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 सर्विंग के अंदर में, लेकिन मोस्टली आपको वो तकरीबन 17 ग्राम तक भी मिल जाती है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलती है, तो विच इज़ टू मच। और एक एडल्ट के लिए, एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है वो क्वांटिटी एक वक्त में लेने में। तो क्योंकि पूरे दिन में आप इतनी चीज़ें खाते हैं जिसमें वो हिडन अमाउंट ऑफ शुगर एडेड होती है ऑलरेडी, तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इवेंचुअली उस पर्सन को फ्यूचर में डायबिटीज़, लिवर डिजीज़ और बहुत सारी डिजीज़ लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने सीरियल्स का इंटेक करना भी है तो कभी कभी इंटेक करने में मसला नहीं है ऐसे सीरियल्स का, लेकिन डेली बेसिस पे मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप डेली बेसिस पे इस तरह के सीरियल्स का इंटेक करें। फिर आप ये देखें कि ब्रांड सीरियल्स में जो आप सीरियल्स ले रहे हैं उसमें एक तो फाइबर कितना है, पर ग्राम के हिसाब से 3 ग्राम फाइबर लाजमी होना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि डेली बेसिस पे आपका जो टोटल फाइबर इंटेक होता है वो 25 ग्राम टू 30 ग्राम लाजमी होना चाहिए, तभी जाके आप जिसे कहते हैं हेल्दी, जिसे कहते हैं कि लाइफस्टाइल से चल सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी डिक्रीज रहता है, आपको हार्ट के भी इश्यूज नहीं आते, कैंसर बहुत, कोलोन कैंसर ख़ास तौर पे, जैसे उसको उसके चांसेस को कम करने में जो हेल्प करता है फाइबर। और इसके अलावा जो है फाइबर आपको ज़्यादा फुल रखता है। अगर सीरियल खाने के 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद आपको फिर से भूख लग रही है, दैट मीन्स उस सीरियल के अंदर इतनी अमाउंट फाइबर ही नहीं है। तो फाइबर आपने देखना है कि उसमें कितना ज़्यादा है, और शुगर खास तौर पे देखना है कि क्या वो स्टार्टिंग के इंग्रेडिएंट्स में मौजूद है या नहीं, और उसके जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं उसमें शुगर कितनी क्वांटिटी में उसमें इंक्लूड की गई है। अच्छा, अब हमने मार्केट में बहुत ज़्यादा देखा है, ओट्स भी है, उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स भी आ जाते हैं, उसी में आ जाते हैं सीरियल्स हैं, दलिया भी आ जाता है इन्हीं चीज़ों में, तो इनमें इनकी अलग अलग फिर न्यूट्रिशन वैल्यूज हो जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल, सब में मोस्टली अगर आप देखें ना, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, लेकिन उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो एडेड होते हैं, फोर्टिफाई किए जाते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब किसी में आयरन फोर्टिफाई किया हुआ है, किसी में हर किसी में जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम वो ऐड किया जाता है।
तो वो एक न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी थोड़ी सी बढ़ा देता है अगर वो एडेड है तो, क्योंकि फोर्टिफिकेशन होती है। फोर्टिफिकेशन बेसिकली यही है कि आपने स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उठा के किसी ऐसे प्रोडक्ट में डाल दिए जिसमें वो पहले से नहीं मौजूद थे। तो उसमें आप अलग से आयरन भी ऐड कर रहे हैं, उसमें आप पोटेशियम, मैग्नीशियम और ये सारे उससे फोर्टिफाई कर रहे हैं, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन शुगर जो है वो सारी न्यूट्रिशन वैल्यू बेसिकली उसकी ख़राब कर देता है अगर आप जितनी क्वांटिटी में शुगर का इंटेक करें डेली बेसिस पे। और सीरियल में इतनी अमाउंट में शुगर नहीं होना चाहिए, खास तौर पे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है। अच्छा। क्योंकि बच्चों को हम फीड कर रहे होते हैं नाश्ते में, अक्सर सीरियल्स जो है उनको फीड कर वही दे रहे होते हैं। हाँ हाँ। तो वे बेसिकली कोशिश यही करें कि घर में अगर आप खुद से चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। मार्केट से अगर आपने सीरियल्स लेने हैं तो कभी कभी खाने में मसला नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं खाना चाहिए डेली बेसिस पे। और जो ये डाइट जो कर रहे होते हैं और वो जो डेली बेसिस पे इसका इंटेक कर रहे होते हैं कि हमने सुबह कुछ नहीं खाना और सिर्फ हमने सीरियल्स पे रहना है, या फिर दलिया की भी बात करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं और वो खाना चाहिए कि नहीं। खासतौर पर ओट्स और जो सीरियल्स हम जो डाइटिंग वाले लोग होते हैं वो खा रहे होते हैं, उन्हें खाना चाहिए डेली। अगर आप ओट्स वैसे ही ले रहे हैं, घर में आप बनाना चाह रहे हैं, बार्ले आप बनाना चाह रहे हैं खुद से, तो आप ओट मील वगैरह जैसे आप खुद से बना लेते हैं वो बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें थोड़ा हनी ऐड कर लिया, ओट्स ऐड कर लिया मिल्क में, और थोड़े सीड्स ऐड कर लिए, तो वो आप बना के खुद से खा सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से ले रहे हैं ना, तो अब डिफरेंट ब्रांड्स हैं। अब मैं ये ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकती। अब आप जो है वो खुद ही देखें कि कौन से ब्रांड के पीछे, अगर आप कोई ब्रांड सीरियल भी ले रहे हैं, उसके बैक पे उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। अच्छा। उसमें क्या फ्रूट्स एडेड हैं, उसमें शुगर कितनी क्वांटिटी में एडेड है, उसमें फाइबर कितनी क्वांटिटी में एडेड है, ये सारी चीज़ें आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितना बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। फ्रंट पे जो लेबल्स लिखे होते हैं उनकी तरफ ना जाए। अच्छा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग होते हैं कि होलसम है, हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बैक पे ना उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि इसमें शुगर कितना है, इसमें फाइबर कितना है, वो चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। बैग वाले तो पढ़ते ही ना, हम आगे से सिर्फ उसका पढ़ते हैं, उसका डब्बा देखते हैं और कहते हैं वाह जी वाह, इसमें तो सारी चीजें अब यही खाएंगे हम। अब वो लिखा होता है ना ऊपर के हाई फाइबर, आप फिर भूल जाते हैं कि इसमें शुगर है या नहीं है, चलो ले लो ये हाई फाइबर है। तो अपने बैग पे लाजमी जो है उसको रीड करना। अच्छा, जो घर पे हम लोग एक जौ का दलिया या इस तरह के दलिया जो बना के खाते हैं, उनके क्या फायदे हो सकते हैं? क्या डेली रूटीन में उनका इंटेक करना ठीक हो सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं, वो हाईली न्यूट्रिशियस है, उसके अंदर जिंक, कैल्शियम, आयरन वगैरह जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। ओट्स में खास तौर पे हाई फाइबरस है आपके लिए, आप ज़्यादा देर तक फुल रहेंगे, आपको भूख कम लगेगी। अच्छा। और जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह के जो इश्यूज होते हैं वो भी नहीं होंगे अगर आप डेली बेसिस पे नाश्ते में खुद से बनाते हैं, तो वो इट्स फाइन। अगर आप ओवरनाइट ओटमील भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, जिसमें आप वो दही में थोड़ा सा ओट्स डाल के, सीड्स वगैरह डाल के वो रख लें। और एक और भी है जिसे म्यूज़ली के नाम से आता है, अगर आपने मार्केट में भी देखा होगा, उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें ओट्स एडेड होते हैं, ड्राई फ्रूट्स एडेड होते हैं। आपने कभी ट्राई किया हो, बहुत टेस्टी होता है वैसे। और उसमें क्रैनबेरीज वगैरह एडेड होती हैं, डिफरेंट सीड्स और नट्स को मिक्स करके और ओट्स के साथ मिक्स करके और व्हीट फ्लेक्स ऐड करके ना वो बनाया जाता है। अच्छा। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक हेल्दी ऑप्शन है। अगर आपने मतलब वेट मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो वो आप जो है डेली बेसिस पे उसका यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत हेल्दी ऑप्शन है। अच्छा, लेकिन उसमें फिर एक्स्ट्रा शुगर भी ऐड करनी चाहिए, ये मैं हम घर पे भी बनाते हैं। ये मैं इसीलिए आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ कि आप ये घर में खुद से बना सकते हैं। मतलब आप ये सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करके ना, उसमें मिल्क में डाल के आप उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके वो आप खुद से बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। चलें, अगर आप बता के जा रही हैं तो आज हम भी ट्राई करेंगे। लेकिन जो दलिया भी हमारे घरों में बनता है ना, अगर वो पैकेट वाला भी नहीं है, जो दूसरे वाला दलिया भी मिलता है, एक खुला दलिया भी मिलता है और एक पैकेट में भी, जैसे आपने कहा कि प्रोसेस भी मिलता है, तो दोनों की फिर अलग अलग हो जाएंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो ओट्स, वैसे ही आप ओट्स मार्केट से लेते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खुला वाला मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो सीरियल की फॉर्म में नहीं है। अच्छा। आप एज अ होल जो है ओट्स ले सकते हैं, बार्ले का पैकेट लेके उसका भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। फाइबर उसके अंदर भी मौजूद है और सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर भी मौजूद होती हैं। मतलब हाँ, वो न्यूट्रिशियस है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो दूध में पकाते हैं इसको, और बहुत से लोग हैं जो पानी में भी इसको पका के खाते हैं, तो कौन से सही हमें करना चाहिए, किस में जाके पकाना चाहिए हमें? डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। आप अगर आप चाह रहे हैं कि आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें पानी बना के यूज कर सकते हैं। ओके। उसमें कोई शुगर वगैरह ऐड ना करें, थोड़ा सा हनी ऐड करके आप यूज कर सकते हैं। ओके। और उसमें फ्रूट्स ऐड कर लें या सीड्स ऐड कर लें, इस तरह से आप यूज कर लें। अगर आप चाह रहे हैं कि भी थोड़ा चलो कोई बात नहीं, वेट मैनेज करना है या गेन करना है, तो आप दूध में बना के सिर्फ वही है, कैलोरीज थोड़ी सी इंक्रीज डिक्रीज होंगी, उसमें और कोई इतना इशू नहीं होगा। दूध में मिलाएंगे तो फिर उसमें ये कि उसके कैल्शियम की भी वैल्यू आ जाएगी उसके अंदर, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स और ऐड हो जाएंगे और उसकी कैलोरीज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी बस।
लेकिन इसके क्या कोई नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं ये तमाम तो चीज़ों पे जिनकी आज हमने बात की है, सीरियल्स में सारी चीज़ें ही आ जाती हैं कि इनमें ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारी बॉडी को अगर हम इसका मतलब मुसलसल इसका इस्तेमाल अगर हम करते ही जा रहे हैं? बात वही आती है आप कौन सा वाला सीरियल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप घर में जो बना रहे हैं खुद से तो उसके कोई ऐसा कोई हेल्थ में वो नहीं है, बेनिफिट नहीं, वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं होंगे हमारे बॉडी पे। वो आप डेली बेसिस पे आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, मतलब आप देखें कि ओल्डर एज में भी आजकल लोग जो है वो इस्तेमाल कर ओट मिल यूज़ कर रहे होते हैं, ओट्स पॉरेज बना रहे होते हैं, बार्ले का पॉरेज बना रहे होते हैं, वीट का पॉरेज बना के यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं, आप बना सकते हैं। आप चाहे वो रोटी बना के खाएं या फिर उसका पॉरेज बना के खाएं, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम नहीं होती है। लेकिन अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं सीरियल्स, उसमें ऑब्वियसली शुगर एडेड है और उसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी भी कम है। अच्छा, तो वो आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, एक मतलब आपकी सर्विंग में अगर आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर मिलना शुरू हो जाए, यानी कि अगर 60 ग्राम अगर आप ले रहे हैं उसमें 20 ग्राम सिर्फ शुगर है, ठीक है, तो दैट इज़ टू मच शुगर फॉर वन डे। और अगर आप वो नाश्ते में ले रहे हैं डेली बेसिस पे तो आपके बस आप वो डिजीज़ की तरफ ही बढ़ते चले जा रहे हैं। फ्यूचर में डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं आपके बढ़ जाते हैं। शुगर तो है ही उसके अंदर, वो आपको बेशक नज़र नहीं आ रहा, और ऊपर से आप देखें, आप जब हम घर में बनाते भी हैं उसके ऊपर भी हम शुगर डालते हैं, एडेड शुगर होता है। अच्छा, अब मार्केट में जो सीरियल्स आते हैं उनमें एक और चीज़ है, एक तो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स उसमें एडेड होते हैं। अच्छा। उसका एक शुगर अलग होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक शुगर है जो नेचुरली उन ड्राई फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, वो हेल्दी शुगर है, वो दैट इज़ फाइन। लेकिन जो एडेड शुगर होता है, जो आप अलग से ऐड कर रहे हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो एडेड शुगर की तरफ लाजमी देखा करें कि जो कितनी क्वांटिटी में जो है वो एडेड शुगर उसके अंदर मौजूद है, वो जो है बेसिकली आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए अगर डेली बेसिस पे भी हम लोग खा रहे हैं, वो चाहे बाहर का खा रहे हैं जो सीरियल्स हैं मार्केट में, यहाँ पे घर पे बना के खा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है? बिल्कुल, कितनी खाने चाहिए? आप ले सकते हैं, जैसे हाफ कप भी अगर आप जो है सीरियल ऐड करते हैं, 1 कप के अंदर हाफ कप या 1/4 कप जो है आप ऐड कर लें तो इट्स फाइन, आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसको कभी कभी इस्तेमाल करें, मतलब वीक में 1 दफ़ा कर लिया, अच्छा, या 2 दफ़ा कर लिया, बस उससे ज़्यादा ना यूज़ करें। वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी शुगर की आपकी बॉडी के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं नुकसानदेह हो सकती है। और आजकल जिस तरह से आप देखें डिजीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मतलब बच्चों में, बड़ों में, हर तरह की। शुगर देखें ना, बच्चों में भी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डायबिटीज कॉमन हो गया बच्चों के अंदर। यही चीज़ें हैं जो हम लोग ये जो प्री मेड जो ये फूड घर में ले आते हैं कि चलो जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा, हम खिला देंगे। अब हमें नहीं पता उसके अंदर पीछे क्या क्या चीज़ें एडेड हैं, हाँ, कि वो बना किस तरह से हुआ, कितनी प्रोसेसिंग से गुजरा है। अब मार्केट में जो सीरियल्स हैं वो बहुत सारी प्रोसेसिंग से गुजरते हैं, उसके अंदर वो जितना भी उसमें जो फाइबर होता है वो अलग कर दिया जाता है, तो वो फाइबर के बगैर और शुगर से भरा हुआ है, तो आप वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करें, बच्चों को भी कंज्यूम करवा रहे हैं, इवेंचुअली उस बच्चे को भी जो है किसी ना किसी पॉइंट पे आके कोई ना कोई डिजीज़। अच्छा, और उन जो मार्केट से चीज़ें आती हैं सीरियल्स वगैरह, ये जो भी चीज़ें, उनकी टेस्ट बर्ड्स इतने ज़्यादा डेवलप हो गए होते हैं कि हम जब घर का उसी की चीज़ें रखेंगे, सीरियल अगर घर का होगा, बाहर का होगा, तो बच्चे फिर उसी तरफ जाएंगे कि हमें मार्केट वाला ही खाना है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब ये देखें ना कि अगर आपने बच्चे को शुरू से ऐसी चीज़ों की आदत नहीं डाली, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली में ऐसे लोग हैं, लेकिन मेरी फैमिली में हैं ऐसे लोग जिनकी मतलब मदर्स ने बेसिकली उनको अलाउ ही नहीं किया कि बाहर का खाना है कुछ भी, बाहर के सीरियल्स अलाउ नहीं किया, घर का ही खिलाती हैं, और वो बच्चे माशाल्लाह इतने हेल्दी हैं और वो सब कुछ खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं खाते, सब कुछ जो भी आप उनको फीड करा रहे हैं विद द फैमिली वो सब कुछ खाते हैं। और यही बात है, हैबिट डेवलप करने वाली बात है। अगर आप बच्चे को शुरू से ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस ही नहीं कराएंगे, उसकी हैबिट नहीं डेवलप होगी, वही चीज़ें खाएगा जो मदर उसको खिला रही है। फिर बाद में यही होता है ना कि शुरू में अगर आप बच्चे को बाहर की चीज़ों की आदत डाल रहे हैं या सीरियल्स की आदत डाल रहे हैं, बाद में आप उसे घर का भी खिलाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं खाएगा, उसको वो जिद पे अड़ जाता है, क्योंकि उसका टेस्ट पर डेवलप हो चुका है उतनी हाई शुगर लेने का या उतना ही सॉल्टी फूड लेने का, तो वो चीज़ें नहीं खाता जो आप घर में प्रिपेयर करें। अच्छा, हमारे यहाँ पे माओ का ये कॉन्सेप्ट है सारा कि हम लोग बच्चों को मतलब हेल्दी तब वो लगेंगे हमें जब वो मोटे ताज़े हो जाएंगे और हम उन्हें भर भर के ये सीरियल्स वगैरह भी खिला रहे हैं या घर के जो पराठे खिला रहे हैं, बाकी चीज़ें भी खिला रहे हैं, तो वो हमें गोलमोल नज़र आएंगे, हेल्दी तभी हमें नज़र आएंगे। तो ये जो हमारा हेल्दी रहने की डेफिनेशन ये है कि हम मोटे होंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम हेल्दी हैं? नहीं, हेल्दी रहने की हमारी डेफिनेशन ही ख़राब है, जो गलत है बिल्कुल टोटली। हर जगह यही होता है कि हेल्दी अगर बच्चा है हेल्दी मीन्स कि वो साइज थोड़ा सा मोटा है और उस तरह से, वो गलत चीज़ है, वो ओबेसिटी की तरफ बेसिकली बच्चा चला जाता है।
आप बचपन से ही उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी इस तरह की चीज़ें खिलाना शुरू कर देते हैं कि उसका जल्दी से वेट गेन हो जाए और वो मोटा हो जाए, और बच्चा हाँ। जब फूल जाता है, वो प्रॉपर ओबीस हो जाता है, तो वो आपको बहुत क्यूट लग रहा होता है उस वक्त। लेकिन एज वो जैसे ही ग्रो करता है एज के साथ साथ, उसमें फिर ऑब्वियसली वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है टू इन्फेक्शंस, टू डिजीजेस। आपको नहीं पता, आपको बहुत क्यूट लग रहा होगा, लेकिन आप बेसिकली उसको जो है एक्सपोज कर रहे हैं टू डिफरेंट डिजीजेज और डिफरेंट इश्यूज, जो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं आगे फ्यूचर में जाके। फिर वही बच्चा एक्टिव भी नहीं होता, फिर पीयर प्रेशर भी है, बच्चे भी तंग करते हैं, एक वो चीज़ भी आ जाती है। जब स्कूल जाता है बच्चा तो फिर स्टूडेंट्स और यू नो कि किस तरह से मीन हो जाते हैं बच्चे, तो वो फिर इस तरह से कि फिर पीयर प्रेशर की वजह से भी बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाते हैं, डाउन फील करना शुरू हो जाते हैं। विद टाइम फिर यही है कि ऐसे बच्चों को फिर डिजीज़ भी जल्दी लग जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी इनकी कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हेल्दी बच्चा वो है जो कि एक्टिव है आपके साथ, बेशक लीन है, इट डजेंट मैटर कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है या पतला है, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। थिंग इज़ कि अगर आपकी फैमिली में सारे लीन हैं, मतलब पेरेंट्स लीन हैं, पीछे दादा दादी नाना नानी सब लीन हैं, तो वो बच्चा भी अगर लीन है इसका मतलब ये नहीं वो कमज़ोर है बेचारा, वो थिन हो सकता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। हाँ। आप उसको खिलाएं पिलाएं, वो एक्टिव है, वो आपसे बातें कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, वो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सब कुछ है, तो दैट मीन्स दैट बेबी इज़ हेल्दी। तो उसको स्पेशली कुछ ऐसा खिलाने की ज़रूरत नहीं है कि उसका वेट ज़्यादा हो जाए या बढ़ जाए, ये जो है ना आदत गलत है। अच्छा, ये जो हम लोग खासतौर पर प्रोसेस्ड फूड में आ जाती हैं चीज़ें, तो इनके खाने की वजह से हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अब देखें शुगर की क्वांटिटी आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप सीरियल्स का इंटेक कर रहे हैं, आप शुगर आपका बढ़ गया है, इम्यूनिटी आपकी डिक्रीज होगी। शुगर जो है बहुत बड़ा दुश्मन है इम्यूनिटी का। अच्छा, तो इम्यूनिटी आपकी जो है वो जल्दी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं कि किसी भी पॉइंट पे कोई डिजीज़ वगैरह आपको आसानी से लग सकती है। तो इसलिए ख्याल रखना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए ख्याल रखना ज़रूरी है कि उनको सीरियल्स प्लीज़ बाहर के ना खिलाएं, बाहर अंदर घर के खिलाएं, उसमें हनी डालें, आप उसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड करें, उससे मिठास आ जाती है जो भी उनको शुगर चाहिए, लेकिन ना खुद से शुगर ऐड करें और ना ही बाहर वाले जो सीरियल्स अगर आपने कुछ ऐड करना भी है तो मोलेसेस ऐड कर सकते हैं, लाइक ब्लैक स्ट्रैप मोलेसेस जो काला गुड़ होता है वो यूज कर सकते हैं, उससे भी मिठास आ जाती है। उसमें मिठास, जो नेचुरल मिठास है आप वो करें, जो प्रोसेस्ड वाली है उससे इज्तनाब ही करें जितनी भी चीज़ें होती हैं। हमारे साथ सारा फारूकी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी। सारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीरियल्स के वजह से हम बात कर रहे थे कि वो खाने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए, उनके क्या नुकसान हो सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लूँगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम बात करते हैं शहर लाहौर और उससे जुड़े बासियों के मसाइल की। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले की जो तमाम शहरियों, चाहे वो अमीर तबके से हो या मुतवसत तबके से हो, सभी को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। वो मसला है सड़कों, चौक चौराहों, गली बाजारों, मसरूफ शाहराहों, हता कि अब तो हमारी दहलीज तक भी ये भिखारी माफिया यलगार कर रहे होते हैं या पहुंच चुके हैं। पेशावर भिखारियों के पूरे खानदान, जिसमें उनके बच्चे, बूढ़े, खवातीन सभी मौजूद होते हैं, सड़कों पर रोजाना की बुनियाद पर निकलते हैं और शहरियों के लिए एक परेशानी का सबब बनते हैं। हर जगह आपको भिखारी ही भिखारी नजर आएंगे, जिसकी वजह से शहरियों का बाहर निकलना भी इतना मुहाल हो चुका है। अगर 2022 की बात कर ली जाए तो जनवरी से अब तक 3510 भिखारी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने एंटी बैगरी एक्ट के तहत 3351 मर्द और 146 खवातीन समेत 3510 पेशेवर भिखारियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में इस साल अब तक 3452 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिटी डिवीजन पुलिस ने भी कार्रवाई की, कैंट डिवीजन पुलिस ने भी की और मुख्तलिफ जितनी भी डिविजन्स थी उन्होंने अपनी अपनी कार्रवाइयाँ की हैं। मजीद जो इसके स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमारे नुमाइंदे हमें आज बताएंगे। लेकिन जनाब, बात यह है कि इसके लिए एक मुख्तलिफ इदारा, एक इंडिपेंडेंट इदारा बनाया गया है कि इन तमाम तर भिखारियों को पकड़ा जाए, इनकी वेलफेयर के हवाले से काम किया जाए। हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो भी काम करता है, लेकिन फिर भी भिखारी जो माफियाज हैं उनके ऊपर क्यों नहीं काबू पाया जा रहा? दिन ब दिन इनकी तादाद में इजाफा क्यों होता जा रहा है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त
स्टूडियो में मौजूद हैं सुहेल कैसर साहब हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। सुहेल साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सुहेल साहब, मेरे ख्याल से जितनी आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, भिखारियों की भी उतनी आबादी बढ़ती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर वो चाहे अहम शाराएं हो जाएं, सिग्नल्स हो जाए, मैं तो रोज़ यहाँ से गुजरती हूँ तो कोई एक नया चेहरा रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे देखने को मिलता है। मतलब उनकी आबादी में भी इजाफा होता जा रहा है। हमारे इदारे मौजूद हैं, हर चीज़ है, हर फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही होती है, फिर भी कारकर्दगी नज़र नहीं आती। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, ये जो आपने चेहरों की बात की है ना, तो हाँ। चेहरे रोटेशन की बुनियाद पर बदलते अच्छा। हैं। मतलब अगर आपने आज एक शिमला पहाड़ी चौक पर किसी को देखा तो कल आपने किसी दूसरे बंदे को हाँ। देखा। लेकिन अगर आपका इत्तेफाक से कहीं मॉल रोड की तरफ रीगल या फिर चेरिंग क्रॉस की तरफ सामना है तो ये वाला चेहरा फिर आपको वहाँ मिलेगा, और जो वहाँ वाला चेहरा है वो शिमला पहाड़ी पे मिलेगा। अच्छा जी, वाह, ठीक है ना, ये स्विचिंग हो रही होती ये है। एक रोटेशन मैटर है। सही। अच्छा, फिर ना इसका ये चेहरे बदल इसलिए जाते हैं कि अक्सर औकात जो पुराने जिन्होंने कोई मुनाफा बख्श चौक होता है उस पर जो कब्जा जमाया होता है ना, तो वहाँ नए बंदे की पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल होती है। मतलब वो अक्सर औकात लड़ाई झगड़े तक भी नौबत आ जाती है कि तुम इधर क्यों आए हो, तुम उधर जाओ, फलां जगह पे जाओ। अगर आने वाला जोरावर हो तो फिर वो अपनी जगह बना लेता है, अगर वो कमज़ोर हो तो फिर वो वहाँ से हट चला जाता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो भिखारी वाला मामला है ना, इसकी एक पता है बड़ी एक ये तो है कि उनको काम किए बगैर अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए तो ये भीख मांगना भी कोई आसान नहीं है, काफ़ी शर्मिंदगी का काम होता है। ठीक है, वक्त के साथ बंदा हो जाता है, लेकिन देखें ना किस तरह से हर बंदा, बेशतर बंदे उनको झिड़कते भी हैं, बुरा भला भी कहते हैं। किसी ने 10 दे दिए, किसी ने 20, किसी ने 50, तो वो एक चलता रहता है उनका सिस्टम। लेकिन इसमें ना देखें, आपको ये बात हमारा एक है हमारे यहाँ पर कि गरीब की हेल्प करना, मदद करना। हम जब घर से निकलते हैं तो बेशतर जो लोग हैं ना, रास्ते में आने वाले भिखारियों को 100, 50, 20, 30 दे कर आते हैं कि ताकि सारा दिन अच्छा सुकून से निकले। यही वजह है कि सुबह के औकात में आपको चौक चौराहों में भिखारियों की तादाद ज़्यादा होगी। हाँ, इसलिए कि उनको हमारी एक नेचर का पता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमारी कोशिश, या हम कोशिश करते हैं कि चलो यार थोड़ा सा सदका, कुछ खैरात, कुछ इनको देकर जाया जाए। सही। तो ये उनके भी पीक आवर्स होते हैं, ये उनकी कमाई के भी पीक आवर्स होते हैं। मतलब जिसमें वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद वो बैठे रहें या लगे रहें तो एक अलग बात। लेकिन जैसे जैसे ऑफिस और स्कूल का टाइम ख़त्म होता जाता है तो उनकी कमाई की रेशो भी नीचे आ जाती है। इसके बाद बेशतर सूरतों में, मतलब मैंने 2-3 रिपोर्ट्स भी इन पर बनाई, बेशतर सूरतों में बहुत सारे जो हैं वो भी अपने घरों को लौट जाते हैं या कहीं पर आराम करने चले जाते हैं, या ठीक है इनकी भी 9 to 5 की जॉब है। मतलब देखे ना, ये मुमकिन नहीं ना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एक मौसम की गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करते हुए आप अगर शदीद गर्मी तो आप कितनी देर कहीं पर खड़े हो जाएंगे। अगर शदीद सर्दी तो फिर वो खाया पिया, कुछ आराम किया, उसके बाद फिर जब वो दोबारा से ऑफिस का टाइम खत्म होने का वक्त होता है फिर वापस तो फिर वो वापस आ जाते हैं। तो ये भी उनकी एक कमाई का। लेकिन सब कहा जाता है कि इनके पीछे इनके सरपरस्त होते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं जो इनकी सरपरस्ती कर रहे होते हैं। मतलब आपने भी देखा होगा, हमने भी इस पे बेतहाशा दफा बात भी की है कि इन लोगों को पकड़ा जाता है और अगले दिन इनकी जमानत भी हो जाती है। तो वो कौन से लोग हैं जो जाके मजिस्ट्रेट्स के सामने इनकी जमानत करा देते हैं? वो ऐसा नहीं है जो आप ये कंसेप्ट है ना कि इनके पीछे बड़े बड़े ये इनके आपस में ही गैंग है। मतलब आप कभी रावी शादरा पुल जाएं, रावी शादरा पुल से जब आप उसके किनारे पर नीचे उतरें तो पुल के ऐन नीचे आपको एक शहर बसा हुआ दिखाई देगा, बस्ती नजर आएगी। अच्छा, ये बाकायदा वहाँ पर मतलब वो डिस्कशन होती है कि आज कौन किस जगह पे जाएगा, और मतलब यार कल तुम थोड़े पैसे कमा के लाए थे। और मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ पर आप दिन के वक्त जाएं तो आपको मर्दों की तादाद ज़्यादा दिखाई देगी, ख़वातीन नज़र नहीं आएंगी। अच्छा। क्योंकि ख़वातीन गई होती हैं मांगने के लिए, और वो जो है ना वो मतलब वहाँ पर वो पाँव पे सारे इजलास चल रहा था, मुशावरती इजलास चल रहा था, वो आराम कर रहे हैं। उनका काम सिर्फ इसको मैनेज करना होता है। तो ये इनके अंदर ही अपने ग्रुप्स बने हुए हैं। मतलब एक अगर कोई थोड़ा सा तगड़ा हो गया बंदा तो उसने 20-25 जो भिखारियों का एक ग्रुप बना लिया, तो वो उनको मतलब मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात करते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब जो भी उनसे इनकम होती है वो लेते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक पुलिस की कारकर्दगी की बात है तो ये जो आपने कहा कि इनको सजा, ऐसा कुछ सजा का ऐसा कानून है नहीं है। जैसे अभी तक
अगर अब कानून पास हो गया तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन कुछ अरसा पहले तक पतंगबाजी पर भी कोई सजा नहीं था। हाँ जी, ऐसे पुलिस पकड़ कर ले जाती थी। अगले दिन वो मतलब चूंकि उसमें कोई सजा नहीं थी, कोई ऐसा लॉ नहीं था, तो अगले दिन वो मतलब अदालत से आ जाते थे, उसके बाद वो खत्म हो जाता था। तो ये भी उन्हीं का एक उसी का आप समझ सकते हैं कि इसमें भी कोई काबिल जिक्र सजा नहीं है। इसीलिए फिर पुलिस भी को बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करती, या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कभी कभार वो रेड्स करता है, या फिर वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले, लेकिन उनका ज़्यादा कंसर्न होता है बच्चों के साथ। अच्छा, उनका प्रोसीजर जो है ना वो फिर भी ऐसा है कि उससे घबराते हैं ये। अच्छा। कि जब किसी बैगर बच्चे को वो पकड़ कर ले जाते हैं, अपनी कस्टडी में रखते हैं, उसके बाद उसके अंदर ही अदालत बनी हुई मैजिस्ट्रेट की, उसके बाद उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, उसके पेरेंट्स या वरसा आते हैं, और मतलब अदालत इस बात को इंश्योर करती है कि ये दोबारा से ऐसा ना करें। वो फिर रिटर्न कोई गारंटी देते हैं, कुछ इस तरह उनका ना प्रोसीजर काफी लेंथी है। उससे सिर्फ ये घबराते हैं। जहां तक पुलिस की अब कॉमन सेंस की बात है कि पुलिस अगर 10 बेकारियों को यहाँ से पकड़ कर लेगी तो हवालात में कितनी देर तक उनको रखेगी, अगले दिन वो फिर वही हमें नजर आ रहे होते हैं। फिर इसमें एक और उड़चन होती है। देखिए, पुलिस अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है ना, तो उसको फिर अकॉर्डिंग टू लॉ मुकदमे की प्रोसीडिंग भी करनी पड़ती है। अदालतों में जाओ, उनको लेकर फिर वापस लेकर आओ, फिर मेरा मतलब उसकी वो मिसलें भरो, फिर अदालत में पेश करो अदालत। तो इससे वो भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि यार हमारे अपने ही काम खत्म नहीं होते तो ये नमा से आपा कहाँ से भुगतते फिरें। तो इस वजह से ना ये थोड़े से सुकम हैं इस सारे मामले में, जिसकी वजह एक तो पैसे वैसे अच्छे मिल जाते हैं, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, और पुलिस भी ये जो कार्रवाई होती है ना, ये बेशतर सूरतों में फेस सेविंग होती है, एक उनके लिए खौफ की फजा पैदा करना कि हो पुलिस पकड़ रही है, वरना इनका ऐसा कोई प्रैक्टिकली इतना फायदा है नहीं, जिसकी वजह से ना इनकी तादाद जो है कम होने में नहीं आ पा रही। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि पिछले दिनों पुलिस ने काफ़ी ज़ोरों शोर से ये कैंपेन शुरू की थी, तो उस दौरान थोड़ी सी तादाद में कमी ज़रूर आई थी इनकी। जो ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर जो ऑपरेशंस किए हैं ना, उनकी वजह से बहुत ज्यादा हमने देखा कि सड़कों पर या फिर जो सिग्नल्स में हमें नजर आते थे बैगर्स, उनमें बड़ी ज्यादा कमी वो देखने में आई। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, राशिदा कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बैगर्स बच्चों के हवाले से, भिखारी बच्चों के हवाले से जनाब बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, और उनका अपना जो कह लें कि एक इदारा भी है। तो उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे जनाब कि इसके हवाले से हमें और क्या इकदाम उठाने की जरूरत है, एक बड़े स्केल पर किन चीजों को हम लोग केटर कर सकते हैं। राशिदा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राशिदा, भिखारी माफियाज के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि दिन ब दिन जो भिखारियों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, तो क्या कहेंगी इसके ऊपर आप, किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है, किस तरह के स्टेप्स हमें और भी उठाने चाहिए? थैंक यू सो मच मुझे अपने साथ लेने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, वाकई आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि हम इनको डिस्करेज नहीं कर रहे। जब तक आवाम जो है, आम आवाम जो है, जो इनके अर्निंग का सोर्स बनी हुई है, जब तक वो डिस्करेज नहीं करेंगे इनको वो पैसे नहीं देंगे, तरस खा के उनको जरूरतमंद समझ के वो नहीं देंगे, तब तक वो खत्म नहीं होंगे। क्योंकि हम, आपने जैसे अभी कहा कि हम खुद डायरेक्टली इन जिप्सी कम्युनिटी के साथ, बैगर्स बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं। मैंने इनकी झुग्गियों में जाके देखा है, इनके पास हर आसाइश होती है, हर चीज होती है, पैसा भी होता है इनके पास नए 1 to 5 खड़े हुए होते हैं झुग्गियों के अंदर, ठीक है। तो ये आदतन, क्योंकि इनको मेहनत की आदत नहीं होती ना, काम करने की नहीं, तो क्या राशिदा ये इनके पीछे गैंग्स भी क्या हो सकते हैं, जो ग्रुप्स की बात की जाती है? जो मैंने, बिल्कुल गैंग भी होते हैं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, ये खानदानी काम है इनका। जैसे वो एक कोई बिजनेस नहीं होता खानदानी, फैमिली बिजनेस, ये इस तरह से ये फैमिली बिजनेस है इनका, जो कि बहुत इनके लिए आसानी है। और खास तौर पे जो मैंने देखा है वो ये है कि जो मर्द हजरात है ना, वो नहीं करते काम, ना वो काम करते हैं, ना वो भीख मांगते हैं। जो औरतें और बच्चे हैं वो शाम को ये रावी ब्रिज के नीचे बहुत बड़ी जिप्सी कम्युनिटी है और हमारा ज्यादातर काम उनके साथ है। शाम को 4-5 बजे वो निकलते हैं काम के लिए, भीख मांगने के लिए, और वो पूरी रात जो है वो मुख्तलिफ शाहराहों पे, मुख्तलिफ स्ट्रीट एरिया में जहाँ पे ज्यादा रश होता है, फूड स्ट्रीट एरिया में, अनारकली जैसे हमारा लाहौर का बड़ा फेमस है, वहाँ पे
वहाँ पे ये पूरी रात बच्चे और औरतें जो है वो भीख मांगती हैं और फिर सुबह 4-5 बजे जो है वो वापस आते हैं और आके फिर ये लोग जो है वो सोते हैं। और मर्द हजरात जो है वो, उनको मैंने देखा है वो वहाँ पे ताश खेल रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं, उन्होंने अपनी ही एक्टिविटीज बनाई हुई होती हैं। इस पे भी बात करेंगे। राशिदा, मजीद इस पे, इसी क्वेश्चन पे मैं आऊंगी कि आप इस हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव उठा रही हैं। अभी पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से भी हमें जानना जरूरी है कि वो किस तरह छापे मारती है, अगर पकड़ा जाता है तो कोई कानून है या नहीं है। हमें अभी ज्वाइन किया है मुजाहिद शेख साहब हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर है दुनिया मीडिया ग्रुप के। पुलिस के हवाले से जानना चाहेंगे मुजाहिद साहब, क्योंकि पुलिस उनसे हमने बात भी की, उन्हें अपने शो में बुलाने की आज कोशिश भी की कि आके वो अपना मौक़िफ़ भी हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह कार्रवाई की जा रही है या किस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं ये बैगरी को रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं आए हैं, उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। आप मुझे बताइएगा मुजाहिद साहब, क्या पुलिस कार्रवाई करती है या अगर की जाती है, छापे मारे जाते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, तो वो कारामद साबित क्यों नहीं होता? मुनीबा, जो बात आप कर रही हैं कि जिस तरह से पुलिस का मौक़िफ़ आपने जानने के लिए आज पुलिस को इनवाइट भी किया अपने शो में, तो पुलिस के पास इस तरह की कोई कार्रवाई दिखाने के लिए काबिल जिक्र है नहीं। पिछले 3 महीने से जो खासकर भीख मांगने वाले लोग हैं, अफराद हैं, खवातीन हैं या बच्चे हैं, उनकी तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है, लेकिन पुलिस किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अभी आप जिक्र कर रही थी कि कुछ अर्सा पहले एक्शन लिया गया, उस वक्त के डीआईजी ऑपरेशन थे कैप्टन सुहेल चौधरी, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन किया था और सड़कों पे काफी कम तादाद में जो है वो भिखारी नजर आ रहे थे। और सुहेल कैसर साहब जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए प्रॉपर कानून नहीं है। एक गदागरी एक्ट जरूर बना है जिसके तहत एफआईआर लॉन्च होती है, लेकिन पुलिस के पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती है कि इस माशरती बुराई को, और जो एक प्रोफेशन बन चुका है, उसकी रोकथाम के लिए कोई अमली इक़दाम करें। जब से मौजूदा डीआईजी ऑपरेशन अफजाल कोसर आए हैं, तब से तो इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई काम नहीं हुआ। बज़ाहिर तो एक जो है वो फिगर जो है वो प्रेस रिलीज कर दी जाती है कि इतने बेकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ, इतने को पकड़कर जो है वो मुकदमा दर्ज किए, लेकिन ये अगर अमली तौर पर देखा जाए तो इस पे कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आती है। आज के प्रोग्राम में भी हमने उनको इनवाइट किया कि आकर वो बताएं कि आपने 3 माह के दौरान कितने पेशावर भिखारी हैं जिनको पकड़ा, उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। चूंकि इस तरह की कारकर्दगी उनके पास है नहीं बताने को, तो उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया और मौक़िफ़ देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मुजाहिद साहब, आपने हमारे साथ ही रहना है, राशिदा भी हमारे साथ है। सुहेल साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैसे मुजाहिद साहब ने कहा कि एक्ट मौजूद है, लेकिन जमीनी हकायक ये है कि उसके ऊपर अमल नहीं हो पा रहा है और पुलिस भी कतराती है शायद, क्योंकि दूसरी तरफ हमने देखा है कि मेहनत नहीं करना चाहती। हाँ। कि मतलब जब एक मुकदमे का इंदराज होता है तो फिर उसका एक प्रोसीजर होता है, वो मतलब वो, और यहाँ पर मतलब हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी से हमारी जान नहीं छूटती, तो हमने मुआशरती मसाइल को क्या हल करना है। लेकिन सुहेल साहब, पुलिस जो है ना वो अदालत पे डाल देती है कि हम तो गिरफ्तार करते हैं, अदालत अगले दिन जमानत पे रिहा कर देती है, हम क्या करें? नहीं, वो अदालत पे नहीं डालती। जाहिर है, देखें, अदालत ने जो फैसला करना होता है, जो कानून मौजूद होता है उसके तहत करना होता है। अगर कानून इजाजत देता है जमानत लेने की, मतलब एक बंदे पर कोई दफा लग गई जो काबिल जमानत है, ठीक है ना, तो अगले दिन वो कोर्ट में जाएगा, पुलिस पेश करेगी उसको। लेकिन अगर कोई दफा ऐसी लग गई जो नाकाबिल जमानत है, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये चूंकि काबिल जमानत है, जो एक्ट के जिस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाती, तो अदालत पाबंद होती है एफआईआर उसकी। लेकिन पुलिस को फिर आगे वो करना पड़ता है, उसका फिर आगे जो तारीख है वहाँ पर गए, फिर वो मिसलें भरी, जिस तरह मैंने बताया कि काफ़ी सारा काम करना पड़ता है। तो इससे फिर लोग अवॉइड करते हैं कि मतलब यार इस मामले में हम कौन से इतनी मेहनत करें। एक बात, और दूसरी बात देखें, ये माशरती चूँकि मसला है, तो इसको माशरती तौर पर, इसको कानूनी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं वो हल कर सकते, माशरती तौर पर ही हल करने की ज़रूरत है। हमारे जो रवैये हैं ना, असल हमारे जहन में ये होता है कि हम जो मतलब हम कमाते हैं तो चलो उसमें थोड़ा सा जो अपना सदका निकाल दे, अपनी ज़कात एग्जैक्टली। अच्छा, वो इस चीज से वो फायदा उठाते हैं। हालांकि कभी देखा जाए
जैसे हमारा बिलीव होता है कि यार सदका देने से तो बिलीव तो इनका भी होना चाहिए कि सदका देने से बुलाएं। ये फिर किसको सदका देते होंगे, ये भी एक सवाल बनता है। ठीक है, राशिदा साहिबा की तरफ जाना चाहूंगी। राशिदा, आपने भी सुने कि पूरी कानून है, एक्ट मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कानून साजी नहीं हो रही होती, इम्प्लीमेंटेशन होना बड़ा जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए इस नॉन बे लेबल इसको अगर किया जाए, इस कानून साजी को किस तरह आगे लेकर जा सकता है? देखिए, कानून पे अमल दरामद इसका एक हिस्सा है, हाँ जी, इसको खत्म करने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज के थ्रू जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं छोटी सी बात करूं कि जैसे हम स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम कर रहे हैं, जो बैगर्स बच्चे हैं, जी जी, तो उनको हम कहते हैं कि आप ना कोई कुछ भी सीख ले, कोई काम सीख ले, और उस काम सीखने के बाद वो आप जो है वो करें और आप इज्जत की रोटी जो है वो कमा सकते हैं। तो हम उनको सिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो उनका कोई ना कोई क्राइटेरिया है, ठीक है। उनको जो भी काम उन्होंने सिखाना है, जैसे टैप्टा है या ये पंजाब स्किल डेवलपमेंट है, तो उन्होंने कोई ना कोई एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि कम अज कम मिडिल हाई स्कूल मैट्रिक किया हो या FA किया हो हर सर्टन कोर्स के लिए। सो अगर वो भी इनके लिए कोई रिलैक्सेशन वाला निकालें और स्पेशल कोई प्रोविजन निकालें कि ये लोग जो हैं, ये खास तौर पे जो यंग बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, उनको वहां पे जो है वो कोई स्किल साथ साथ सिखाई जाए। कुछ लोग जो है वो डिस्करेज करें, जैसे अभी सर भी बोल रहे थे कि इसको जो है वो कानून से ज्यादा जो है ना ये माशरती और अखलाकी इशू है, और इसको जब तक जो है वो हमारे लोग डिस्करेज नहीं करेंगे, उनको पैसे, हम किसी सफेद पोश की जरूरत जो है वो पूरी कर दे, बजाय इसके कि हम सिग्नल पे खड़े होके जो खड़ा हुआ मांग रहा है उसको दे पैसे, जो कि शायद इतना जरूरतमंद है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे इस चीज को डिस्करेज करने की जरूरत है। राशिदा, आपकी तरफ आऊंगी, आपने हमारे साथ रहना है। मुजाहिद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेल कैसर भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज हम बात करें सेगमेंट में कि जो भिखारी माफियाज हैं, जो भिखारी हैं सड़कों पर, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। हमें बड़े स्केल पर किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए और लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचानी चाहिए ताकि इनकी तादाद को कम किया जा सके। जनाब, अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। तो लोग ये भी कहते हैं कि जनाब इनके जो इलाके हैं या इनके जो सिग्नल्स हैं वो भी अलॉट किए जाते हैं, वो भी बिकते हैं। तो इसके हवाले से एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, दुनिया मीडिया ग्रुप पर चली भी थी आज से साल पहले या हाफ एन ईयर पहले। तो जनाब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा होता है या नहीं होता? मैं सुहेल साहब से पहले इसके बारे में पूछना चाहूंगी। सुहेल साहब, बहुत से लोग इस पे बात करते हैं कि जनाब जहां पर जो भिखारी है ना उसके अलावा कोई वहां पर जा नहीं सकता, या वो सिग्नल बिक जाता है या अलॉट किए जाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, ये तो तय है कि शहर की कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आपको मतलब इनको बैगर्स को जो इनका मतलब आपसे मुराद बैगर्स हैं बैगर्स को बहुत ज़्यादा इनकम होती है। मतलब शादरा पुल हो गया, क्योंकि एक तो वहाँ से लोग जब बाहर को जाते हैं तो वो जरूर वो कुछ ना। अच्छा सॉरी, मैं दरम्यान में मुझे एक बात याद आ गई। वो आपने देखा होगा कि हम अपने दिल को तसल्ली देते हो, हमारी गाड़ी के गिर्द ऐसे घुमा के सर पे नीचे। अच्छा, आप कभी नीचे जाए ना तो वो आधा रावी तो खुश्क है। जब ये नया पुल बना था तो उसका सारा मटेरियल वहीं पे फेंका हुआ, थोड़ा सा दरिया का पार्ट है चलता है। अच्छा, वो ऊपर से ना ऐसे घुमा के नीचे फेंक देते लिफाफा, नीचे उन्होंने बच्चे रखे होते हैं दोबारा से इकट्ठा करके और वही दोबारा वापस आ जाता था। अच्छा, दरिया का पार्ट तो वो परली साइड पे है, शादरा वाली साइड पे। तो जो इधर वाली साइड से ना, जहाँ से आप लाहौर से बाहर निकलते पुल पे एंटर होते हैं, तो वो आधे से ज्यादा दरिया का जो पार्ट है ना वो तामीराती मटेरियल, ये गवर्नमेंट का आप अंदाजा लगाएं कि पुल बनाया तो सारा मटेरियल वहीं फेंक गए। तो देखे ना, ये भी कितना बड़ा बिजनेस उन्होंने निकाल लिया। अच्छा, वो ऊपर से लिफाफा फेंक दे, आमदन लो भाई हमारा काम, फायदा ही फायदा है उनका। पैसे भी उन्होंने ले लिए, गोश्त भी वापस आ गया। तो वो नीचे से दोबारा बच्चे रखे हुए इकट्ठा करके ना, फिर वो इतने शापर भर के ऊपर ले जाते हैं। मैंने एक दिन फिल्म बनाई तो फुटेज बनाई तो मेरे पास है, वो भाजी रहन दो साडा कारोबार चलन। तो ये उनका अपना एक काम है।
तो बाकी ये है कि जो बिकने वाली बात हो सकता है हकीकत हो, लेकिन इसके बारे में कोई ऐसे सॉलिड प्रूफ है नहीं है, मतलब होता है लेकिन हो जाता है, मतलब अलॉट किए जाते हैं, सिग्नल्स अलॉट किए जाते हैं। अच्छा, मुजाहिद साहब से ये जानना चाहूंगी, यही सवाल मैं उनसे भी पूछूंगी। मुजाहिद साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब इनके इलाके इनको अलॉट किए जाते हैं, बांटे जाते हैं, वहां पे कोई और नहीं जाके खड़ा हो सकता, भिखारियों की बात कर रही हूँ। और दूसरा राशिदा से भी पूछूंगी, और दूसरा मुजाहिद साहब ये भी कहा जाता है कि जनाब इनको ब्राइब भी दी जाती है, इनको भत्ता भी दिया जाता है पुलिस वालों को, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? ठीक है जी, अब मुजाहिद साहब से दोबारा से राब्ता बहाल करते हैं। राशिदा कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिदा, आप बताइएगा, ये सारी सिचुएशन है और जिस तरह कानून साजी के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, वो हो जाएगी तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये जो बातें निकलती हैं कि अलॉट किए जाते हैं, आप तो इन बच्चों के साथ होती भी हैं, इनके हवाले से काम भी करती हैं, हमारे और भी इदारे हैं, सोशल वेलफेयर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, जो खासतौर पर बच्चों के हवाले से बात करते हैं, तो उस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, बल्कि अभी सुहेल साहब जब बात कर रहे थे तो मुझे एक और बीच में थोड़ी सी सॉरी फनी बात याद आ गई कि सिर्फ वो नीचे से जो है वो चुनते नहीं है वो वाला गोश्त। मैंने तो ये भी देखा है कि वो जो गोश्त होता है वो उसमें से एक्चुअल गोश्त जो है ना वो बहुत कम होता है, वो जो स्पंज नहीं होता फोम शक्ल का, अच्छा वो वाला होता है, और उसको डाई किया होता है उसी कलर में। क्योंकि मैंने तो इनके घरों में जाके, वो झुग्गियों में जाके देखा है ना, तो वो डाई शुदा होता है और वो वहाँ पे ही उसको जो कलर लगा रहे होते हैं और शॉपर में पैक कर रहे होते हैं। तो ये वाली सिचुएशन भी वहाँ पे जो है वो हो रही होती है, जिसको हम ये समझ रहे होते हैं कि हम अपने ऊपर अपना सदका जो है अपनी बलाएं टाल रहे हैं, ठीक है, सदका दे रहे हैं, वो बलाएं तो फिर उधर ही रह जाती है अगर उसमें गोश्त नहीं होता तो। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो यही वाली चीजें हैं कि जो हमारा, एक तो ये कि देखिए हम सबसे पहली बात है कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां भी गैप है और इसमें जिस चीज की भी कमी है, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस, आम लोगों में अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस के इन लोगों को डिस्करेज करें, ये लोग जरूरतमंद नहीं हैं, ये लोग जो हैं वो सिर्फ हड हराम है। अच्छा। अगर मैं माजरत के साथ अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, तो सिर्फ इनको मेहनत की आदत नहीं है, सिर्फ इनको काम करने की आदत नहीं है। राशिदा, मैं भी जब भी मुझे कोई भिखारी मिलता है ना, जैसे आपने बात की कि हड हराम होते हैं और काम करने से घबराते हैं, तो मुझे भी कोई खवातीन मिलती हैं जब वो मांगनी होती है, तो मैं भी उन्हें कहती हूँ कि आइए आप हमारे घर काम करिए और आप अपना पैसा ले लिए, और वो फौरन से वहां से भाग जाती हैं। तो ये हमें इसी तरह का रवैया क्या अपनाना चाहिए ताकि इनकी तादाद को हम कम से कम कर सके, ना कि हमें पैसे इन्हें देने चाहिए? आपको तो वो जवाब नहीं उसने दिया, भाग जाती है। तो मेरे साथ तो एक दफा उल्टा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप आओ हमारे घर, हम जो है ना वो आप घर का काम करो, हाँ। और आपको जो है वो मैं सैलरी दूंगी। हाँ। तो वो आगे से मुझे कहती, क्यों आपके हाथ टूटे हुए हैं? सो कैन यू इमेजिन कि वो किस लेवल पे वो जो है वो उनका माइंडसेट है, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते। Exactly. उन्होंने सिर्फ ये है कि आसानी से पूरा दिन या रात जो है वो 2-4 घंटे लगाते हैं और अच्छा खासा पैसा आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो कहीं मेहनत भी करेंगे तो उतना पैसा, उससे आधा पैसा भी उनके पास नहीं जाएगा। तो ये मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल चीजें हैं जिनको सॉल्व करने के लिए, जिनके सोल्यूशन के लिए भी आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही, और इस तरह की इनकी प्रैक्टिस जो है इसको डिस्करेज हमें करना चाहिए। और जब भी हम सड़कों पर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तो इस तरह की हेल्पफुल, हम तो हेल्प ही कर रहे होते हैं उनके, लेकिन उनकी वो जो है उनकी प्रैक्टिस बन रही है, उनकी आदत बन रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे और हम दिन में इतना पैसा कमा लेंगे तो हमारे लिए वो काफी है। राशिदा कुरैशी हमारे साथ मौजूद ही सोशल एक्टिविस्ट हैं। राशिदा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। सुहेल साहब, आप क्या कहेंगे? आपके पास अच्छा, इसमें देखें, आप कहीं मतलब यूरोप वगैरह में जाए ना, तो वहाँ मांगने वाले वहाँ भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो एक साइड पे बैठ जाते हैं, किसी ने देना है, हम खुद गए उनके पास। अच्छा, यहाँ तो ना आप मतलब सुबह फर्ज करें रात को ही काम में बिजी रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ के आप सोए हैं, तो 7 बजे बैल होगी, आप बाहर निकल गए, अल्लाह वैसे कोई नहीं मर गए, ठीक ही है भाई। अच्छा, मतलब बैलें दे दे के फिर वो गाड़ी के शीशे खटखटा के फिर बच्चों को आगे कर करके, अच्छा, नहीं देंगे तो फिर बददुआएं भी देते हैं। अच्छा, मैंने ना खुद अपने कानों से बददुआ सुनी है। वो ऐसे आप कहीं जाए ना, ये मुगलपुरा से आगे अब रेलवे फाटक इन्होंने बना दिया। अच्छा, ये भी एक हमारी रेलवे की जो
डिपार्टमेंट ने देखें, सारी उम्र वहां पर रेलवे फाटक नहीं लगा, लाल पुल पर जो है। जब ये नई सड़क बन गई है ना खुली डुली, तो उन्होंने ना सड़क के आधे मतलब हिस्सा इधर से छोड़ के तो दरमियान में गेट लगा दिया। अब रोज वहां पर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, रोज शाम को ट्रैफिक। तो वहां ना फुटपाथ पे ऐसे लाइन पे बैठे होते हैं सारे। तो अब गाड़ी गुजरती जा रही आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली 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 स्लोली, क्योंकि जो रेलवे की पटरियां है ना वो भी वो लेवल पे नहीं है, तो बहुत स्लो हो जाती। तो वो एक बंदा बैठा हुआ था, तो उसको नहीं किसी ने दी होगी, तो जैसे ही मैं गुजरा तो उसने ऐसे कहा कि मैंने नहीं दी, मैं भी गुजर गया। तो पीछे से कहता और सारे ही बेशर्म हो गए, कोई ते दे जाओ पैसे, ठीक है ना। लेकिन वर्ड उसने और कोई बोला था, ये नरम, हमने सेंसर करके जो है हमें बता रही, ठीक है। तो लेकिन हाँ एग्जैक्टली यही चीजें हमें जो इनकी डिस्करेज करनी चाहिए, और जितना हो सकता है जनाब आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको ना पैसे दें, वो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए भी और इनके लिए भी। सुहेल कैसे साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ये शहर लाहौर का एक बहुत बड़ा मसला था जनाब जिसके हवाले से हमने बात की है। अब आपने मुझे इजाजत देनी है, अपना बहुत सारा जनाब ख्याल रखिएगा, आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे।